So today is our part 4th lecture of research aptitude. MCQ सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज हमारा चौथा है. ठीक है, चौथा पार्ट है. बाकी 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा जाके. और आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे 31 से 40 तक. ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा. टुडे इज़ आवर सेकेंड लास्ट पार्ट. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा. और जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, आई हाईली रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. इन सारी वीडियोस की पीडीएफ्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आपको क्विजेस भी मिल जाएंगे. ठीक है, नोट्स भी आपको हैंड रिटन वहाँ मिल जाएंगे. सो जिन लोगों ने भी नहीं अभी तक ज्वाइन किया है, प्लीज़ वो लोग ज्वाइन कर लीजिए. ओके, शुरू करते हैं आज का हमारा 10 क्वेश्चन. क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इन इंडिया अर्न इक्वल सैलरी. व्हाट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस इज दिस? औरत और आदमी जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे इंडिया में, दोनों की सैलरी क्या है? इक्वल है. मीन्स दोनों की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, लाइक मेल की जो सैलरी है इज़ इक्वल टू फीमेल की सैलरी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. तो ये किस तरह का हाइपोथेसिस है? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, या नल हाइपोथेसिस है. तो ये क्या होगा? मेरा नल हाइपोथेसिस होगा, जहाँ पे क्या इक्वल की बात की जा रही, मीन्स किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों क्या हैं? इक्वल है. अगर मेल कमा रहा है 10,000 तो फीमेल भी क्या कमा रही है? 10,000. दोनों की दोनों क्या हैं? इक्वल. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा नल हाइपोथेसिस, क्योंकि इसी में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे कोई डिफरेंस ना हो. ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा नल हाइपोथेसिस. नेक्स्ट, रिसर्च शुड बी जनरलाइजेबल मीन्स दैट. रिसर्च जो है उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? डेटा शुड बी ऑथेंटिक होना चाहिए, मीन्स एकदम एक्यूरेट होना चाहिए. रिजल्ट्स कैन बी अप्लाइड टू रियल लाइफ. जो भी हम रिजल्ट निकाले हैं अपने डेटा से, वो हम रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए. कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम सैम्पल आर एप्लीकेबल टू लार्जर पॉपुलेशन एज वेल. या जो भी सैम्पल्स सैम्पल से जो भी हम कंक्लूड किए हैं, वो मेरा क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंट करना चाहिए किसको? पॉपुलेशन को, या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि जनरलाइजेबल क्या होता है? जब भी हम पॉपुलेशन में से सैम्पल निकालते हैं, तो वो जो सैम्पल निकाले वो मेरा क्या होना चाहिए? उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए. ठीक है, या उसको जनरलाइज करना चाहिए. तो ये होता है मेरा जनरलाइजेबल. दैट इज कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम सैम्पल आर एप्लीकेबल टू लार्जर पॉपुलेशन एज वेल. ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल टेक्निक्स लॉटरी मेथड कैन बी यूज. इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लॉटरी मेथड यूज़ करते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, या स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो लॉटरी मेथड्स मतलब लॉटरी मेथड क्या हो गया कि जिसमें हम रैंडमली हम निकाल रहे हैं. मीन्स हो सकता है मेरे पास लॉटरी मेथड में हो सकता है जैसे किसी 4%, 5%, जितने भी पर्सन अवेलेबल हैं उनके हमने नेम्स डाल दिए. ठीक है, और हम एक एक करके चिट निकाल रहे हैं. तो हो सकता है वो फीमेल भी आ जाए, हो सकता है वो मेल भी आ जाए. ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरा रैंडमली हम निकाल रहे हैं. तो लॉटरी मेथड किस में यूज़ होगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मेरा लॉटरी मेथड यूज़ होगा. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा. दो तरह के हमारे डेटा होते हैं. ठीक है, एक तो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है, एक हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है. प्राइमरी सोर्स क्या होता है? वैसा डेटा जो ओरिजिनली हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब किसी तरह का सोर्स नहीं है, वो हम खुद जा के कलेक्ट कर रहे हैं. जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, फिर क्वेश्चनर हो गया, सर्वे हो गया, ये सब क्या है आपका? ये सब प्राइमरी सोर्स डेटा है. और सेकेंडरी सोर्स डेटा क्या होता है?
कि डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, बट हम उसको क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, हम जाके उस डेटा को बस चेकआउट कर रहे हैं, तो वो डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे क्या हो गया सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल, बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गया, ये सब क्या हो गए मेरे सेकेंडरी डेटा के एग्जांपल्स हो गए, कि वैसे डेटा जो एग्जिस्ट करते हैं। और प्राइमरी डेटा क्या हो गए, जो ओरिजिनली हम खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी में और सेकेंडरी में। तो क्वेश्चन पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड सर्वे, जर्नल्स या बोथ ए एंड बी। सो जर्नल्स हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा आ जाएगा, और बाकी ऑब्जर्वेशन प्राइमरी होगा, इंटरव्यू एंड सर्वे प्राइमरी होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए एंड बी ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, on conducting a research repeatedly under similar controlled conditions, the outcome is similar every time, thus the research will be। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी हम रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट करने के बाद जो भी मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी मेरा आउटकम आएगा, अगर वही आउटकम हर बार मेरा निकल के आ रहा है, सेम आउटकम हर बार मेरा निकल के आ रहा है, तो वैसे रिसर्च को हम क्या कहते हैं, वैलिड कहते हैं, रिलायबल कहते हैं, ऑथेंटिक कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो वैसे रिसर्च को हम क्या कहते हैं, रिलायबल कहते हैं, कि मेरा जब भी हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, मेरा सेम रिजल्ट निकल के आ रहा है। अगर मेरा रिसर्च अगर मेरा रिजल्ट डिफरेंट आएगा तो वो रिलायबिलिटी नहीं दर्शाएगा। मेरा रिजल्ट अगर सेम निकल के आएगा, चाहे हम कितनी बार भी करें, एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, मेरा जो रिजल्ट आ रहा है तीनों में, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ए निकल के आ रहा है, तो तीनों में जो ए निकल के आ रहा है वो मेरा क्या शो कर रहा है, वो मेरा रिलायबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रिलायबल। नेक्स्ट, if a study involves use of both qualitative and quantitative techniques, then it will be known as। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ये कम्युनिकेशन में भी हमने देखा था कि जिसमें क्वालिटेटिव और रिसर्च में ही देखा था, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं। ओके, सो आंसर होगा इसका हमारा मिक्स्ड रिसर्च। नेक्स्ट, in every field, research pursuits promote systematic and gradual advancement of knowledge, but discoveries are rare because। कह रहा है हर फील्ड में रिसर्च क्या प्रमोट करती है, कैसे, एक सिस्टमैटिक और ग्रेजुअल एडवांसमेंट होता है। इट मीन्स जब भी अलग अलग लोग रिसर्च करते हैं तो नई नई चीज़ें, टेक्निक्स नई नई इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, नए नए इनोवेशंस होते हैं, तो इससे क्या होता है, और इससे डिस्कवरीज जो होती है वो बहुत रेयर होती है, क्योंकि इनोवेशन और डिस्कवरी दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो क्वेश्चन कह रहा है रिसर्च परसूट्स प्रमोट सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, मीन्स इसमें नॉलेज की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन डिस्कवरीज कम होता है। क्यों? रिसर्च इज़ अ कंटिन्यूस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ नॉट कॉमन to be able to think beyond a grooved channel, sustained experimental work needed for discovery is not easily forthcoming, or is it D, most people lack the depth of knowledge needed for it। देखो, जब नॉलेज का एडवांसमेंट हो रहा है लेकिन डिस्कवरीज उतनी नहीं हो पा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज कम है, मेरे पास नॉलेज की कमी है, जिस वजह से क्या हो रहा है, डिस्कवरीज उतनी नहीं हो पा रही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अ रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी वेल रीड पर्सन, वन रिसर्च गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च, ऑल रिसर्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, a good researcher is a nice person। See,
अ रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी वेल रिड पर्सन। एक रिसर्चर को क्या होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए कि वो चीज़ों को समझे, ये होगा। ओके, वन रिसर्च गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च। एक रिसर्च दूसरी रिसर्च को जन्म देता है, ये भी सही होगा, क्योंकि रिसर्च से क्या होता है, मीन्स वी आर सर्चिंग अगेन एंड अगेन। ऑल रिसर्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। सारे रिसर्चर्स को क्या, जो भी उनका प्रायर नॉलेज है या जो भी उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो उस नॉलेज को लेके ही आगे बढ़े, ये भी सही है। बट अ गुड रिसर्चर इज़ नाइस पर्सन। क्या एक अच्छा रिसर्चर हमेशा नाइस पर्सन होगा, ऐसा हो सकता है वो नाइस पर्सन ना हो लेकिन उसकी रिसर्च बहुत अच्छी हो, वो रिसर्च वर्क पे बहुत अच्छे से उसने रिसर्च वर्क किया हो, ये भी तो हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर ख़राब पर्सन रिसर्च, हर अच्छा पर्सन रिसर्च करे, यही ज़रूरी है। हो सकता है कुछ खामियां भी हों बंदे में या बंदी में, लेकिन रिसर्च वर्क में वो बहुत अच्छा दिखा रहा हो, अपना अपना प्रेजेंटेशन बहुत टॉप पे दे रहा हो, तो ऐसा हो सकता है ना। तो इसमें पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, तो होगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ अ गुड रिसर्चर इज़ अ नाइस पर्सन। नेक्स्ट, साइन क्यू नॉन, इसका क्या मतलब होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स। ये तीन जो वर्ड्स दिए हैं, साइन क्यू नन, इसका जो मीनिंग है इसका है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड रिसर्च। मीन्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च में क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स एसेंशियल होते हैं। अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस, अ गुड रिसर्च सुपरवाइजर, ठीक है ये भी होता है। एडिक्वेट लाइब्रेरी, अ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम, क्या इसमें होता है, अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस, अ गुड रिसर्च सुपरवाइजर, एडिक्वेट लाइब्रेरी, अ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम। तो इसका होगा अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस, क्योंकि देखो अगर मेरा हाइपोथेसिस सही नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक तरह का अजम्पशन होता है, ठीक है, हम एक अज्यूम करके चलते कि ऐसा हो सकता है अपने रिसर्च में, और उसी को ही फिर आगे जाके टेस्ट करते हैं ना, और हो सकता है वो टेस्ट गलत साबित हो जाए, हो सकता है वो सही साबित हो जाए। तो इसलिए हमको हाइपोथेसिस ऐसा बनाना है कि जिसको हम आगे जाके टेस्ट कर पाए, जो टेस्टेबल हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका मेन एलिमेंट क्या है, अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। दिस वन इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ गुड रिसर्च, कि हाइपोथेसिस मेरी सही फॉर्मुलेट होनी चाहिए जिसको हम आगे जाके टेस्ट कर पाए। लास्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज, लिटरेचर रिव्यू का क्या पर्पस है, टू फैमिलियराइज रिसर्चर्स विथ वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल अबाउट अ टॉपिक। मीन्स रिसर्चर को फैमिलियराइज करना कि जो भी वर्क हो चुका है और जो आगे होने वाला है या जो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड उनको मिलनी चाहिए, ये। टू कम्युनिकेट स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च, कि इस पर्टिकुलर रिसर्च में आगे चांसेस है कि और रिसर्च हो पाए, वो कम्युनिकेट करने के लिए। टू हेल्प रिसर्चर इन चूजिंग अननोन एरियाज ही और शी विल एक्सप्लोर, वैसे एरियाज़ को ढूंढना, फाइंड आउट करना कि वो आगे जाके उनमें एक्सप्लोर कर पाए, या ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या है मेरा, कि जो वर्क ऑलरेडी हो चुका है उसकी जानकारी मिलना, नए नए इन्फॉर्मेशन मिलना, कितना वर्क बाकी है किस पर्टिकुलर रिसर्च में उसकी इन्फॉर्मेशन मिलना, या किन किन एरियाज़ में आगे रिसर्च किया जा सकता है इसकी नॉलेज होना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे लिटरेचर रिव्यू की का पर्पस होता है, कि इस पर्पस के लिए, इस रीज़न के लिए ही हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ओके, डन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी, बाकी के 10 क्वेश्चन बचे हुए। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट।
तो तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।